Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In this video lecture, we are going to do methods of preparation of haloalkanes. Okay, preparation of haloalkanes करेंगे आज हम. Haloalkanes को कई तरीकों से बनाया जा सकता है. Okay, and first of all, the first way to prepare the haloalkanes is from alcohols. Okay, alcohol से देखते हैं अब हम कैसे बना सकते हैं haloalkanes को. फर्स्ट मेथड अल्कोहल में आगे सब कैटेगरी है. फर्स्ट मेथड इज बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड HX. इसको हेलोजन एसिड कैसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि X इज दी हेलोजन. जैसे फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HI, ये सारे क्या होते हैं? दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ हेलोजन एसिड, क्योंकि इनमें एनायन जो है वो क्या है? वो हेलोजन है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन बाय X नेगेटिव आयन, दैट इज हेलोजन न्यूक्लियोफाइल. इसमें होगा क्या? जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं बाय एक्शन ऑफ HX एसिड, इसमें जो HX से X नेगेटिव आयन निकलेगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एंड दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बन which is attached to the OH group. Okay, this OH group is going to get liberated from this side and X will attach to this R and there is formation of RX and H2O. H2O कैसे बना? यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकला और ये जो H पॉजिटिव आयन है यहाँ से जो बचा है, they are going to form H2O. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल. 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा हुआ? जैसे मान लो जिसमें आर जो है ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल वाला जो है आपके पास कार्बन है, उस कार्बन के साथ जो O जुड़ा है, OH जब जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे? दिस इज 3 डिग्री. मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अल्कोहल. अगर वो सिर्फ 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हो और एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एंड सो ऑन. तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड हैलोजन एसिड्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड मिथाइल वाले सबसे कम. और हैलोजन एसिड्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? HI अगर आप यूज करोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे HI यूज करना है, या कह लो कि आपने यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड बनाना है दैट इज आयोडोअल्केन, तो उस टाइम HI जो यूज करोगे दैट विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू HBr एंड HBr इज मोर एक्टिव देन HCl. नेक्स्ट बात आती है व्हाट विल बी द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म क्या होगा? ओके, तो दिस रिएक्शन अकर इन द 2 स्टेप्स. ओके, स्टेप फर्स्ट इज the halogen acid produce H positive ion because it is acid. It is going to liberate H positive ion. That H positive ion got attached to this OH. Okay, and there is formation of this. Okay, clear. And this oxygen now heterolytically cleave from this side and going to take away these 2 electron on it, and there is formation of water molecule. And similarly यहाँ से जब ये जाने वाला होगा आपके पास, ये बॉन्ड जब हेटेरोलिटिकली क्लीव होने वाला होगा तो इस कार्बन के ऊपर X नेगेटिव आयन जो है वो अटैक कर देगा. ओके, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड H2O. क्लियर? ये जो आपने पढ़ा ये वाला जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 जो है ये SN1 मैकेनिज्म से भी हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है. ओके, दोनों मैकेनिज्म से हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन बल्कीनेस ऑफ R as well as strength of this nucleophile which is going to attack on this R. ओके, दोनों पे डिपेंड करेगा कि SN1 मैकेनिज्म होगा कि SN2. ये स्टेप 2 जो है that can occur by SN1 और SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ना एक तरह से जो स्टेप 2 हो रहा है. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड आयन डिक्रीजेस इन ऑर्डर I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव. मतलब अगर आयोडाइड आयन होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी. जितनी आयोडाइड आयन की जितनी किसी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होती है उतनी ही जल्दी वो अटैक करवा पाता है. तो आयोडाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे हाईएस्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है आयोडाइड आयन में. ओके, और क्लोराइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होती है. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है अगर ये रिएक्शन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय SN1 मैकेनिज्म, तो SN1 मैकेनिज्म में होगा क्या? ये जो बॉन्ड है ये वाला R
OH twice. ओके, ये बॉन्ड पहले हेटेरोलिटिकली क्लीव होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड वाटर, ये जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए कार्बोकटायन. ओके, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मच मोर स्टेबल एंड 1 डिग्री इज द इज द लेस स्टेबल, और अगर मिथाइल हो फिर तो वो और ज्यादा अनस्टेबल होता है. ठीक है, क्लियर. तभी तो हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड दिस रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ये वाला स्टेप होना है और इस स्टेप में कार्बोकटायन बनना है, अगर ये रिएक्शन जो है वो SN1 से होना हुआ. ओके, और कार्बोकटायन जितनी जल्दी बनेगा उतनी ही जल्दी आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा. तभी हम बोलते हैं कि अल्कोहल्स, जो 3 डिग्री अल्कोहल्स है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड दिस रिएक्शन एंड मिथाइल अल्कोहल आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड दिस रिएक्शन. ओके, क्लियर, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की वजह से ऐसा है. अब देखते हैं कैसे इसके मतलब, ये तो जनरली बात कर ली ना. अब हम देखेंगे क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन और आयोडोअल्केन बनाने के लिए क्या होगा. वैसे जनरल तो वही रहेगा कि आप अल्काइल हैलाइड में, सॉरी अल्कोहल में हेलोजन एसिड ऐड कर दोगे एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RX एंड H2O. जनरल तो यही रहेगा, बट कंडीशंस क्या रखनी है वो डिपेंड करता है कि आपके पास हेलोजन एसिड कौन सा है और आपके पास अल्कोहल कैसा है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर क्लोरोअल्केन बनाने हों, ओके, then at that time you have to react alcohol with HCl. But if the alcohol is 1 degree or 2 degree, हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल आर लेस रिएक्टिव. ठीक है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, क्लियर. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलती है कि जब ये अल्कोहल लेस रिएक्टिव वाले होंगे तब उनको क्लोरल्केन में बदलने के लिए लगेगा तो HCl ही है. बट HCl इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करवा पाता, क्योंकि एक तो HCl भी लेस रिएक्टिव हुआ क्योंकि हेलोजन एसिड में HCl इज द लीस्ट रिएक्टिव. ओके, एक तो अल्कोहल लो रिएक्टिविटी वाला हो गया, दूसरी तरफ से जो आपका हेलोजन एसिड रिएक्ट करवाने जा रहा है उसकी भी रिएक्टिविटी लो है टुवर्ड दिस रिएक्शन. तो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करवाने के लिए यू नीड टू ऐड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है, यू नीड एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट. ओके, देन यू विल, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्कीन. ठीक है, कौन सा बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री वो डिपेंडिंग अपॉन आपका इनिशियल अल्कोहल कौन सा है. बट अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है विच इज मोर रिएक्टिव, वो HCl के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, देयर इज उस टाइम आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं है. ओके, एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही बहुत रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल. एनहाइड्रस ZnCl2 being Lewis acid helps CO bond as it coordinates with oxygen of the alcohol, helps to cleave, यहाँ पे आप वर्ड ऐड कर लो, helps to cleave. CO बॉन्ड को क्लीव करने में हेल्प करता है एनहाइड्रस ZnCl2, क्योंकि एनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो एक लुईस एसिड है. वो क्या करता है, वो इस ऑक्सीजन पे जाके कोऑर्डिनेट हो जाता है. इस ऑक्सीजन पे जब वो कोऑर्डिनेट हो जाता है तो इस बॉन्ड का क्लीव होना फैसिलिटेट हो जाता है. अब देखते हैं ब्रोमो एल्केन कैसे बना सकते हैं. वो तो हमें पता है जनरल रिएक्शन से कि आपने इस बार जो ब्रोमो वाला हेलोजन एसिड है वो यूज करना है. बट इसमें अल्कोहल को HBr में डाल के यू नीड टू रिफ्लक्स. रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इन दोनों को मिक्स कर देना है एक कंटेनर में, और उसके बाद इस कंटेनर में जो ये लिक्विड है इसका वॉल्यूम कम नहीं होने देना. वॉल्यूम कम होने ना देने से क्या होता है, जैसे आप, अब आपको पता है आपने जब इसको हीट करना है तो ऑब्वियस है यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा, क्योंकि वाटर में ही रिएक्शन करवाते हो ना आप. उस इवेपोरेटेड वाटर को वापस कैसे लाया जाता है, उसको कंडेंस कर, ऊपर यहाँ पे कंडेंसर सेट कर देते हैं. कंडेंसर सेट करने से क्या होता है, ये वाटर जो है उस कंडेंसर पे कंडेंस होकर दोबारा इसमें गिर जाता है, तो इसका वॉल्यूम कम नहीं होता. दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्सिंग. तो ब्रोमोअल्केन्स रिफ्लेक्सिंग अ suitable alcohol with HBr in the presence of little concentrated H2SO4 as a catalyst. ओके, क्लियर. और HBr जो है ये आप, अगर आपको बना एज एज सच मिल जाता तो ठीक है. अगर आप इन सीटू मतलब रिएक्शन के दौरान ही बनाना चाहते हो कि आपके पास HBr एक्स्ट्रा नहीं है, आपने रिएक्शन के दौरान यहाँ मिक्सचर में ही HBr बनाना है, तो उसको बोलते हैं इन सीटू प्रेपरेशन. HBr कैन बी प्रिपेयर्ड इन सीटू by action of concentrated H2SO4 on KBr. ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 आपने एज अ कैटलिस्ट तो यूज करना ही है, ठीक. थोड़ा सा साथ में KBr डाल देना है
HBr तब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि KBr और H2SO4 ये दोनों मिलके जो है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HBr, ये दोनों मिलके HBr की फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, जो हम बोलेंगे कि इन सिटू प्रेपरेशन हो गई HBr की, रिएक्शन मिक्सचर में ही HBr की प्रेपरेशन हो गई। ओके, अगर आयोडोअल्केन की बात करें तो आयोडोअल्केन्स के केस में हमें पता है हाइड्रोजन, जो आयोडीन वाला हैलोजन एसिड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, यहाँ पे हमने ऑर्डर में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें आपको कोई ना कोई भी कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल जो अल्कोहल है, चाहे वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, जो अल्कोहल है आपके पास उसको HI के साथ मिक्स करो और रिफ्लेक्स करवाना शुरू कर दो। देयर विल बी द प्रेपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन एंड वाटर विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट, refluxing a suitable alcohol with constant boiling HI, then you will get your iodoalkane. Okay, आयोडोअल्केन की, ये जो आयोडोअल्केन बनाने के लिए HI चाहिए होता है, इसकी भी इन सीटो प्रेपरेशन हो सकती है। For that you need potassium iodide, okay, and you need to add phosphoric acid in the mixture। मतलब आपने इसमें अल्कोहल डालना है, साथ में PI डालना है, साथ में आपने H3PO4 डाल देना है। उससे क्या होगा, KI और H3PO4 मिलके इन सीटू प्रेपरेशन करवाएंगे किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड, वेट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ओके, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन सीटू। ओके, और यही हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। बट आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको याद रखो। क्लियर, किसमें सिंपल रिफ्लेक्सिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड आपको एसएच भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम तो तब आती है जब ना हो। अब सेकंड मेथड है अल्कोहल से ही। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं ना हेलोल्केन्स, अल्कोहल से ही हेलोल्केन बनाने के लिए सेकंड मेथड है। एक तो तरीका हो गया HX एसिड से रिएक्ट करवा के अल्कोहल्स को। अब दूसरा मेथड क्या है अल्कोहल से ही हेलोल्केन बनाने का, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। हम फॉस्फोरस हैलाइड यूज करें। फॉस्फोरस हैलाइड कैसे होते हैं, जैसे PCl5 PCl3, मतलब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, PX3 या PX5। चाहे PCl5 है चाहे PCl3 है, या ऐसे बोल लो चाहे PX3 है या PX5 है, एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। ओके, क्लियर। तो आपके पास ये, अगर आपके पास फॉस्फोरस के हैलाइड्स अवेलेबल हैं तो उनकी हेल्प से आप अल्कोहल बना सकते हो। जैसे अगर PCl5 है और आपने क्लोरो, PCl5 से ऑब्वियस है अल्कोहल से आप क्लोरो अल्केन बना सकते हो और क्लोरो अल्केन बना सकते हो। ठीक है, तो अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट करो, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अल्केन। ओके, POCl3 is liberated as a byproduct and HCl is also as a byproduct। ओके, बट अगर आपके पास PCl3 होगा तब रिएक्शन ये होगी, 3 अल्कोहल मिलके एक PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसको, इसके तीनों क्लोरीन अपने में ऐड करवा लेंगे, तीनों में एक एक ऐड हो जाएगा, और जो आपके पास है H3PO3 विल बी एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन आपने PCl5 यूज किया है कि PCl3, रिएक्शन अकॉर्डिंगली PCl5 के केस में ये रिएक्शन है, ये दोनों एज अ बाय प्रोडक्ट हैं, और PCl3 के केस में ये रिएक्शन है, एक ही बाय प्रोडक्ट है H3PO3। ओके, अगर आपने ब्रोमो या आयोडो अल्केन बनाना है उस टाइम क्या होगा, यू नीड टू ऐड PB3, PBr3 या PI3। ओके, मेजरली हम फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड यूज करते हैं, मतलब PX3 वाले यूज करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, तो PB3 में अगर PB3 का रिएक्शन करवाओगे अल्कोहल के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, देयर विल बी रिएक्शन दिस। ओके, ये याद ही करनी है आपने। और सिमिलरली अगर आप इस अल्कोहल का PI3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोअल्केन प्लस H3PO3। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है, PCl3 तो चलो ठीक ठाक स्टेबल होता है, बट PBr3 और PI3 बीइंग नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड prepared in situ by action of red phosphorus on Br2 and I2 respectively। जैसे इनको, ये आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते ही नहीं है। ओके, तो आपको क्या है, इनको इन सीटू बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में जो PBr3 और PI3 लगा है तो वो कहाँ से आएगा फिर, अगर अनस्टेबल है तो बना बनाया तो मिलेगा नहीं।
तो इन सीटू कैसे बनाएंगे? इन सीटू मैंने आपको भी बताया ना, रिएक्शन के दौरान ही जो प्रिपरेशन होती है। रेड फास्फोरस को ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाना है। रेड फास्फोरस को ब्रोमीन और आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करवाओगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ फास्फोरस लिख देते, रेड फास्फोरस क्यों लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड फास्फोरस? ये रेड कलर की होती है? नो। ठीक। जो आपके पास फास्फोरस है, इसकी 3 एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। ठीक। एक होती है ब्लैक फास्फोरस, एक होती है व्हाइट फास्फोरस, एक होती है रेड फास्फोरस। ओके। इन तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे इन पी ब्लॉक। ओके। इस चार आपको चैप्टर है ना पी ब्लॉक, उसमें डिस्कस करना है हमें। और अभी इतना याद कर लो कि रेड फास्फोरस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PbR3 एंड Pa3 in situ preparation. Okay. The second method is the by-action of phosphorus halide. Third method for the preparation of haloalkane, or you can say chloroalkane, क्योंकि इसमें chloroalkane के लिए यूज होता है ये मेथड। ओके, दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर chloroalkane। तो इसमें आप क्या करते हो? यू यूज थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाता है। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SO दिस। सल्फर के ऊपर एक ऑक्सीजन लगा है, 2 क्लोरीन लगे हैं। दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। ओके। तो अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine and you need to reflux, there is formation of RCl, मतलब आपका क्लोरोअल्केन बन गया। SO2 and HCl will be the byproduct। ओके। प्रेफर्ड मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन, ये क्लोरोअल्केन के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप साथ में लिख भी लो, ओनली फॉर क्लोरोअल्केन्स। ओके। और क्लोरोअल्केन बनाने के लिए अगर आपके पास इंडस्ट्री है जिसमें आप क्लोरोअल्केन बनाते हो, तो आपकी भी अगर इंडस्ट्री होगी तो आप यही वाला मेथड फॉलो करोगे। जो पीछे 2 मेथड पड़े हैं वो नहीं आप फॉलो करोगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि क्लोरोअल्केन तो बन जाता है, उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेस स्टेट में बनते हैं। अगर वो गैसेस स्टेट में बनेंगे तो वो एस्केप आउट हो जाएंगे, क्योंकि गैसेस को एस्केप करना इजी है, लीविंग बिहाइंड द प्योर क्लोरोअल्केन। और आपके पास क्लोरोअल्केन ऑटोमेटिकली प्योर बनता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी होती ही नहीं है। तो इसके जो प्यूरिफिकेशन का खर्चा है वो कम हो जाएगा ना। ओके। तो ये 3 मेथड थे जिसकी वजह से जिससे आप हेलोअल्केन्स बना सकते हो। थर्ड मेथड में वैसे हमेशा हम क्लोरोअल्केन की बात करते हैं, थर्ड मेथड नहीं। जितने भी ये मतलब ये मेथड थे जिससे आप अल्कोहल्स का यूज करके क्लोरो नॉट क्लोरो, आप हेलोअल्केन्स बना सकते हो। ठीक। नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन जिससे आप हेलोअल्केन्स बना सकते हो, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से आप कैसे हेलोअल्केन बना सकते हो? इसमें सब कैटेगरी फर्स्ट है फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस से कैसे आप बना सकते हो हेलोअल्केन्स? इसमें आगे फर्स्ट मेथड इज बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अल्कीन्स या अल्काइंस में हेलोजन एसिड को ऐड करके। ओके। जैसे हेलोजन एसिड आपको पता ही है, HI, HBr, HCl, HF। तो आप क्या करोगे? जैसे एल्कीन है तो उसमें आप HI ऐड कर दोगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, I यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे आगे हम। क्लियर? सिमिलरली अगर HBr है तो इसका H जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, Br यहाँ ऐड हो जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस। ओके। सिमिलरली अगर आपके पास एल्केन है, अल्काइन है सॉरी, दिस इज द अल्काइन। ओके। क्या नेम है इसका? 1 2 3 प्रोपाइन। दिस इज प्रोपाइन। प्रोपाइन रिएक्ट विद HCl, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Cl यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद एक और HCl ऐड कर दोगे तो दूसरा Cl भी यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। मतलब अगर आपने डाई हेलो अल्केन बनाने हो तब आपको अल्काइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मोनो हेलो अल्केन बनाने हो, मोनो हेलो अल्केन मतलब जिनमें एक ही हेलोजन हो, ऐसे अल्केन्स, देन यू नीड टू यूज अल्कीन, तब आपको अल्कीन यूज करना पड़ेगा। ओके। अब एक क्वेश्चन और आता है, जैसे इसके केस में तो यही प्रोडक्ट पॉसिबल है, हाइड्रोइथेन, क्योंकि अगर H यहाँ ऐड हो गया और I यहाँ ऐड हो गया तो क्या बनेगा? CH3 ये बन जाएगा और CH2I बन जाएगा, ये बनेगा। इसका नेम क्या है? 1 इथेन। ओके। अगर सिमिलरली अगर H यहाँ ऐड हो जाता है और I यहाँ ऐड हो जाता तो
CH3CH2I, तो भी यही है 1 2, इसका नेम भी 1 आइडो इथेन है। तो मतलब दोनों केसेस में प्रोडक्ट यही बनना है। ओके क्लियर। बट इसके केस में मैंने बोला कि आपने H को यहाँ ऐड करना है, Br को यहाँ ऐड करना है, तो ये वाला प्रोडक्ट बना। बट अगर उल्टा हो जाए, H यहाँ ऐड हो जाए, Br यहाँ ऐड हो जाए, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। तो आपके पास क्या बनेगा? 1 2 3, देन यू विल गेट 1 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, अगर ऐसा हो जाए। बट यहाँ पे जब H यहाँ पे ऐड होता है और Br यहाँ पे ऐड होता है, तो ये क्या बनता है? 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। बट वाई सो, ऐसा क्यों कि ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बने? ठीक है, मैंने 1 ब्रोमो प्रोपेन की बात करी नहीं। 1 ब्रोमो प्रोपेन भी तो बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी तो है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाए और Br यहाँ पे ऐड हो जाए। बट वो पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस ही नहीं करी। सिमिलरली इसके केस में किया, वाई सो, इसमें ये क्यों, ये किसने स्पेसिफाई किया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो इसी पे ऐड होना है और Br जो है वो इसी पे ऐड होना है? ठीक है, इसको बोलते हैं मार्कोवनिकॉव रूल, इसके सामने लिखा है देखो यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मींस जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है, जैसे एक साइड 1 है एक साइड 2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के राइट साइड एक कार्बन है, लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन ना हो दोनों साइड, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन में तो एक ही तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, बट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, बट बनता उनमें से एक ही है। ये क्यों, इसका रीजन देखने वाले हैं हम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स एंड अल्काइंस अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन में जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिड होती है, हाइड्रोजन हैलाइड एसिड होती है, वो मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होती है। अब ये मार्कोवनिकॉव रूल क्या है वो अगले पेज पे देखते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बात करी है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है इसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन तो एडिशन है क्योंकि HI इसमें ऐड हो जा रहा है और एक तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट एक ही तरह का हो, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से अक्कर हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसी एडिशन जिनकी शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल से होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, तो अब देखते हैं, यहाँ पे आपके पास, अब देखते हैं इसमें कैसे, इसका मैकेनिज्म ये मैं अभी लिख के बताता हूँ। ठीक, अब इसके केस में देखो मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा? HBr इज एसिड, तो ये क्या करेगा? ये H पॉजिटिव आयन और Br नेगेटिव आयन बनाएगा। ओके, एसिड ने H पॉजिटिव आयन क्रिएट कर दिया, और H पॉजिटिव आयन है क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेगा। स्टेप 2, अब ये H पॉजिटिव आयन अटैक करवा देगा एल्कीन के ऊपर, और ये वाले रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव आयन। ठीक, प्लस H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, चलो इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे बोलते हैं, अगर H पॉजिटिव आयन ने इसके ऊपर अटैक करवा दिया, अगर मतलब वो इसके साथ जुड़ा, तो कार्बोकटाइन यहाँ पे बनेगा। क्लियर, मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब ये वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, जब H पॉजिटिव आयन ने इसके ऊपर अटैक करवाया, तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके ऊपर, और H पॉजिटिव आयन भी इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा, इस कार्बन के ऊपर। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH पॉजिटिव CH3। ओके, बट अगर रिवर्स हो जाए, इससे उल्टे वाला केस हो जाए, जो सेकंड केस है, मतलब अब क्या होगा? H पॉजिटिव आयन अटैक करवा दे इसके ऊपर, H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर तब अटैक करवाएगा जब डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर शिफ्ट हुए हों, तब आपके पास पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर रहेगा, तब आपके पास कौन सा कार्बोकटाइन बनेगा? ये वाला कार्बोकटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है। तो चाहे इस रिएक्शन के लिए पॉसिबिलिटी दो है, ये वाली और ये वाली, बट वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री, क्योंकि इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं है। ओके, तो इट मींस एक्चुअल में ये वाला जो सेकंड वाला केस है ये होगा ही नहीं। ठीक है, बिकॉज
लेस स्टेबल कार्बोकटायन। ओके, बस। तो इट मीन्स ये बनेगा, स्टेप 2 में ये बन जाएगा, और स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो कार्बोकटायन है CH3 CH कार्बोकटायन CH3, और ये जो Br नेगेटिव आयन बचा है, Br नेगेटिव आयन इस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक कर देगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH Br CH3, इसलिए आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना है। ओके, क्लियर? क्योंकि आपके पास जो कार्बोकटायन बनता है वो 2 डिग्री बनता है। क्लियर? और ये वाले जो रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म ये हो गया अब। और इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला? देखो, ये जो स्टार्टिंग हुई है स्टेप 2 में, ये जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से रिएक्शन शुरू हुआ ना। ठीक, इसकी वजह से जो रिएक्शन शुरू हुआ, इस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से ये वाला रिएक्शन शुरू हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल की वजह से एडिशन हुई है और ये वाला प्रोडक्ट बना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, और यही मार्कोवनिकॉव रूल है, दिस इज द मार्कोवनिकॉव रूल। ठीक है, मार्कोवनिकॉव रूल को अगर डिफाइन करना हो, डेफिनेशन लिखनी हो, तो अभी आप नोट कर लो साथ में। व्हेन देयर इज अ अडेंडम, अडेंडम मतलब HBr जिसको ऐड कर रहे हैं, which we have to add to the alkene or alkyne, then नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, नेगेटिव पार्ट मतलब यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम will combine with that carbon which contain less number of hydrogen. I am repeating, लिख लो। Whenever there is addition reaction, then the negative part of addendum will add to that carbon of alkene or alkyne which is less number of hydrogen। जैसे इनमें वो कौन सा एटम है, ये वाला, और इसमें वो कौन सा कार्बन है, नेगेटिव पार्ट हुआ इसमें Cl, और इसमें वो कौन सा कार्बन है जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये वाला, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये Cl इसके ऊपर अटैच होगा और हाइड्रोजन उसके उल्टे वाले पे। दिस विल बी दी प्रोडक्ट। और इसमें आगे एक और है, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। अब मार्कोवनिकॉव रूल तो हमने पढ़ लिया कि मार्कोवनिकॉव रूल कहता है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे वाली ऑप्शन जो है वो बनेगी नहीं। ठीक है, क्लियर? अब एंटी मार्कोवनिकॉव रूल क्या है? इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, और एंटी मार्कोवनिकॉव रूल जो होता है वो सिर्फ HBr के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव और एंटी मार्कोवनिकॉव दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो मार्कोवनिकॉव के में देखते हैं, अब इसमें भी HBr की एडिशन हो रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, बट इसमें जो है, इसमें आपने एज सच रिएक्शन करवाने के बजाय इन दी प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड करवाई है रिएक्शन। मतलब वैसे हम क्या करते थे, इसको और इसको सिंपली मिक्स कर देते थे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता था दैट वाज ये वाला। ओके, बट आपने इसमें साथ में पेरोक्साइड भी डाला, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये वाला तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, उसकी प्रेजेंस में रिजल्ट उल्टा ही आ गया। मतलब बनना आपके पास ये चाहिए था, बट हुआ क्या, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटेंडम जो है वो इस कार्बन से जुड़ गया, H जो है वो इसके साथ जुड़ गया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन हुई है, मतलब मार्कोवनिकॉव से उल्टा ही हो गया जो होना चाहिए था। ठीक है, बट ये होता सिर्फ HBr के केस में है। बट ऐसा क्यों होता है, वाई सो? क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इन दोनों का जो आपस में रिएक्शन करवाने का तरीका है, जो वे है, वही चीज हो गया। जैसे पहले ये दोनों कैसे रिएक्ट करवाते थे, क्या मैकेनिज्म था इन दी एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मैकेनिज्म हमने ये डिस्कस किया ना, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला था हमने। ओके, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाने का तरीका, जो मैकेनिज्म है, वही चेंज हो गया। मैकेनिज्म क्या होगा इस बार, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस बार जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड करेगा। ओके, ये दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, मतलब ये फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर? अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसा हुआ। अब इस मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, उसके बाद होगा चेन रिएक्शन,
उसके बाद एंड में लास्ट पार्ट होगा उस मैकेनिज्म का टर्मिनेशन। ओके, फर्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन कौन करवाता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला ये है, ठीक है, इधर बेंजीन और बीच में ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इधर बेंजीन जुड़ी है और इधर बेंजीन जुड़ी है। इट इज कॉल्ड एज द बेंजोइल पेरोक्साइड। सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, और हीट, जब इस पे थोड़ी सी हीट डलेगी बेंजोइल पेरोक्साइड पे, तो क्या होगा, हीट की वजह से ये जो आपके पास पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो आपके पास क्या होगा, एक ये वाला रेडिकल बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, और दूसरा रेडिकल भी ऐसा ही है, O रेडिकल C डबल बॉन्ड O C6H5। इसी को रोटेट करके ऐसा दिखा सकते हैं ना आप, दोनों सेम ही बन गए। तो यू विल गेट टू सच रेडिकल्स एंड दिस रेडिकल इज वेरी वेरी अनस्टेबल। होता क्या है, ये रेडिकल में ये वाला बॉन्ड भी हेट्रोलिटिकली क्लीव कर जाता है। तो होता क्या है, ये वाला जो हेट्रोलिटिक क्लीव का मतलब क्या है, ये जिसका इलेक्ट्रॉन है उसको वापस मिल गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जिसका इलेक्ट्रॉन है उसको वापस मिल गया, जैसे कार्बन का था कार्बन को वापस मिल गया। तो यहाँ पे कार्बन के ऐसे बन गया, कार्बन के ऊपर रेडिकल आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल है, ये दोनों मिलके आपस में क्या करेंगे, एक रेडिकल, दो इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और बचा गया आपके पास ये जो बेंजीन का रेडिकल है वो बच गया। ठीक है, बेंजीन का रेडिकल विल बी लेफ्ट, ये। ठीक, अब ये बेंजीन का रेडिकल HBr, आपने कैसे करवा रहे हो रिएक्शन, ये डाला है HBr डाला और साथ में पेरोक्साइड डाला है, पर बेंजोइल पेरोक्साइड की वजह से तो ये बन चुका, ये वाला रेडिकल, ये रेडिकल क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। HBr के साथ जब रिएक्ट करेगा, यहाँ से H रेडिकल निकाल के बेंजीन अपनी डेफिशिएंसी पूरी करेगा, अपने आप को बेंजीन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये बेंजीन का रेडिकल है जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ओके, लाइक दिस, ये रेडिकल इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो बेंजीन अपनी डेफिशिएंसी पूरी करेगा। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पे अपने साथ H रेडिकल जोड़ लेगा, खुद बेंजीन बन जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या निकलेगा, Br रेडिकल, और ये जो Br रेडिकल है ये अब अटैक करवाना शुरू करेगा, अटैकिंग फ्री रेडिकल जनरेटेड। आपने ये जो Br रेडिकल है ये इसको जनरेट कर दिया, अब इसने रिएक्शन सारा करवाना है। ठीक है, इनिशिएशन होगी रिएक्शन की। अब बी है प्रोपागेशन, मतलब चेन रिएक्शन शुरू होने वाली है अब। ये जो Br रेडिकल जो बना, जो यहाँ पे बना, ये Br रेडिकल क्या करेगा, ये Br रेडिकल आपका रिएक्शन शुरू करवाएगा किसके साथ, जो आपका एल्कीन डाला होगा आपने। ठीक है, क्लियर, तो एल्कीन में अब सिमिलरली एल्कीन में इस Br रेडिकल की प्रेजेंस में ये बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये होमोलिटिकली टूटेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल, ये दो रेडिकल जनरेट हो गए। अब ये Br रेडिकल यहाँ भी आकर जुड़ जा सकता है, अगर यहाँ जुड़ गया तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला रेडिकल फ्री रह जाएगा। ठीक, अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा, यहाँ अगर जुड़ा तो यहाँ Br बन जाएगा और ये वाला रेडिकल फ्री रह जाएगा। ठीक है, क्लियर, मतलब एक बार रुको दोबारा लिखता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अगर सोच लें कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है इसको हेट्रोलिटिकली क्लीव करवाना है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल लाइक दिस। ओके, ये चीज बनेगी। ओके, उसके बाद इससे आगे दो तरह से हो सकता है, अगर Br रेडिकल अगर Br रेडिकल अटैक हो जाए यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3 CH वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये वाला रेडिकल फ्री रह जाएगा ऐसे। अगर Br रेडिकल जुड़ जाए यहाँ पे, CH3 CH रेडिकल रह जाएगा और CH2Br, ये बन जाएगा। तो ये वाला रेडिकल फ्री रहेगा, ये वाला, मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं, Br रेडिकल ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी जुड़ सकता है, बट ये वाला केस नहीं पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी द 2 डिग्री रेडिकल। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ ना, कार्बन रेडिकल में भी 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो इसलिए 1 डिग्री रेडिकल वाला केस खत्म, सिर्फ यही बनेगा आपके पास। और ये वाला जो रेडिकल बनेगा ये दूसरे HBr मॉलिक्यूल से, वो वाला HBr नहीं,
जिसका ये बी आर रेडिकल निकाला है आपने, वो नहीं, वो तो अब रिएक्ट हो चुका है। किसी दूसरे एच बी आर से एच रेडिकल आयन किसी दूसरे एच बी आर को बोलेगा कि अपने बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ो, मेरे को एच रेडिकल चाहिए। ठीक, तो हेट्रोलिटिकली तोड़ने के बाद ये वाला बॉन्ड एच रेडिकल बनेगा और बी आर रेडिकल बनेगा। एच रेडिकल ये यहाँ पे जोड़ लेगा अपने साथ। ठीक, तो ये बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। और जो बी आर रेडिकल है, ये अब नया एक रेडिकल जनरेट हो गया जो किसी दूसरे वाले एल्कीन के ऊपर अटैक करवाएगा और ये सेम रिएक्शन करवाएगा, उसके बाद 2 डिग्री रेडिकल जनरेट करवाएगा। वो 2 डिग्री रेडिकल किसी और एच बी आर को बोलेगा कि मेरे को एच रेडिकल दो। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये बन जाना है, रेडिकल अपना खत्म करना है और ये मॉलिक्यूल बन जाना है। वहां से फिर बी आर रेडिकल जनरेट होगा, वो अगले पे जाएगा, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जैसे यहाँ पे लिखा है बी आर रेडिकल दिस इज रेडी टू अटैक ऑन द नेक्स्ट एल्कीन, ये बी आर रेडिकल अगले एल्कीन पे अटैक करने को रेडी है। ओके, तो ऐसे ही ये रिएक्शन चलती जाएगी, आपके पास जितने भी एल्कीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन में। ओके, क्लियर? That's why anti-Markovnikov rule is observed in case of HBr. This was the mechanism, initiation and प्रोपागेशन। टर्मिनेशन है, अब ये रिएक्शन, अब आप बोलते हो कि ये बी आर रेडिकल, एक बी आर रेडिकल जनरेट हुआ, उसी ने रिएक्शन शुरू करवाई, इन द एंड ऑफ द रिएक्शन फिर बी आर रेडिकल जनरेट हो जाता है और फिर ये रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो ये रिएक्शन खत्म कब होगी? कि ऐसे चलती रहेगी कि यहाँ से फिर ये बनेगा और यहाँ से इससे फिर ये रिएक्शन होगी, फिर ये बनेगा, दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। ठीक है, इसको टर्मिनेट कैसे करते हैं, खत्म कैसे करते हैं? ठीक है, टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में जैसे ये रिएक्शन मान लो आपके पास पूरा जो एल्कीन है वो खत्म ही हो गया एक तरह से, अब थोड़े से एल्कीन ही रह गए बचे हैं। ओके, और बी आर रेडिकल भी थोड़े से बचे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, टर्मिनेशन में जो रेडिकल हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये हो सकता है कि 2 बी आर रेडिकल आपस में जुड़ के बी आर टू बना दें। क्लियर, ये रेडिकल खत्म हो गया। ओके, ये भी हो सकता है कि ये जो रेडिकल जनरेट होता है 2 डिग्री रेडिकल, वो किसी बी आर रेडिकल से जुड़ जाए और ये वाला प्रोडक्ट बना दे। ठीक, और ये भी हो सकता है कि ऐसे वाले 2 रेडिकल आपस में ही जुड़ जाएं तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इट मींस आपके पास इस रिएक्शन के दौरान 1 ब्रोमोप्रोपेन प्योर नहीं बनेगा, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। ओके, ड्यू टू टर्मिनेशन स्टेप में कोई भी रेडिकल आपस में जुड़ के टर्मिनेट हो सकता है ना, इसलिए। क्लियर, तो दिस इज इट। मतलब मेजर बात याद रखने वाली क्या है इसमें कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब HBr को ऐड करवाया जाता है इन दी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, उस टाइम आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो नेगेटिव पार्ट है अडेंडम का, वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसपे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ना कि उसके ऊपर जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जो कि मार्कोवनिकॉव रूल से उल्टा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, क्योंकि इसके केस में मैकेनिज्म ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। मार्कोवनिकॉव रूल के केस में जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसमें कार्बोकटायन एज अ इंटरमीडिएट बनते हैं। ओके, इसके केस में रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट बनता है। ओके, बट एक और क्वेश्चन आता है कि सिर्फ HBr में ही ये एक्सेप्शन क्यों देखने को मिलती है, HCl के केस में क्यों नहीं हो सकती, HI के केस में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, मतलब इस रिएक्शन को करवाने में अगर यहाँ पे HCl लिया और तब बेंजोइल पेरोक्साइड डालते हैं, फिर ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए नहीं, फिर आप मार्कोवनिकॉव, फिर बेंजोइल पेरोक्साइड डालने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास प्रोडक्ट फिर भी यही बनता है जो मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग बनना था। ओके, बट वाई सो? उसका रीजन है, अब उसका रीजन है जो ये प्रोपागेशन स्टेप है। प्रोपागेशन में 2 स्टेप है ना, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। ओके, प्रोपागेशन रिएक्शन में 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्कीन में, जो आपका एल्कीन है उसमें रेडिकल की एडिशन होती है, नया रेडिकल जो बनता है कार्बन रेडिकल, वो कार्बन रेडिकल किसी दूसरे एसिड के मॉलिक्यूल में से H रेडिकल लिबरेट करवा के वहां से नया रेडिकल जनरेट करता है। ठीक है, मतलब X रेडिकल पहले एल्कीन में ऐड होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन रेडिकल, उसके बाद ये जो कार्बन रेडिकल है ये दूसरे वाले हेलोजन एसिड के एसिड में से H रेडिकल लिबरेट करवाता है और वहां से X रेडिकल जनरेट करवाता है अगले स्टेप के लिए। ओके,
अगले स्टेप के लिए करवाता है। ठीक, तो ये दोनों जो स्टेप हैं ये एक्सोथर्मिक नेचर के हैं कि एंडोथर्मिक नेचर के हैं, वो डिपेंड करता है कि ये जो आपने हेलोजन एसिड लिया है उसमें ये हेलोजन कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है कि आयोडीन है। अगर फ्लोरीन है तो ये जो स्टेप फर्स्ट है ये एक्सोथर्मिक होता है, सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक होता है। जो क्लोरीन के केस में फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक, सेकेंड इज एंडोथर्मिक। ब्रोमीन के केस में दोनों एंडोथर्मिक, पहला भी दूसरा भी। एंड आयोडीन के केस में पहला स्टेप एंडोथर्मिक, सेकेंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक। मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आती है, अगर आपके पास प्रोपागेशन स्टेप वाले दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मींस ये दोनों स्पॉन्टेनियस हैं। एक्सोथर्मिक होने पे ये दोनों रिएक्शन ये दोनों स्टेप स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, और ये स्टेप दोनों स्टेप स्पॉन्टेनियस होंगे तभी ये चेन एक बार चल के प्रोपागेट हो जाएगी। बस आपको एक बीआर रेडिकल बनाने की जरूरत है, उसके बाद ये चेन चलती ही जानी है जब तक सारा रिएक्शन नहीं हो जाता। ठीक, बट एफ सी एल और आई के केस में ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी और वो क्या होगा, वो वहां पे जाके चेन अटक जाएगी। ठीक है, चेन चलाने के लिए आपको फिर एनर्जी देते रहना पड़ेगा। ठीक है, वैसे नहीं वो चेन चलेगी ऑटोमेटिकली, चेन फिर उसको चेन तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि चेन तो चली नहीं। ओके, चेन तो उसको बोलेंगे कि ये हो रहा है फिर ये हो रहा है, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इसका रिएक्टेंट है, फिर ये हो जाए एंड ऐसे चलता रहे। ठीक है, वो सिर्फ ब्रोमीन के केस में होता है। ओनली फॉर ब्रोमीन बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, जो ये बोथ प्रोपागेशन स्टेप्स हैं, ठीक है, दे आर एक्सोथर्मिक इन ओनली केस ऑफ ब्रोमीन। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, बोथ propagation steps are exothermic। सिर्फ ब्रोमीन के केस में ये दोनों जो स्टेप हैं वो एक्सोथर्मिक हैं। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स बाय हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और अल्काइंस से। अब दूसरा मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज बाय एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन्स। एल्कीन्स में हेलोजन्स को ऐड कर दें, हेलोजन मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना। ठीक, तो क्या होगा, विसिनल डायब्रोमाइड। विसिनल डायब्रोमाइड्स क्या होते हैं, विसिनल डायब्रोमाइड्स मतलब जिसमें दोनों ब्रोमीन, क्योंकि इसके केस में जैसे ब्रोमीन ऐड करोगे एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा, एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा। जब दोनों हेलोजन जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हैं, ठीक है, एक इस कार्बन पे लग गया एक इस कार्बन पे लग गया, मतलब साथ साथ में ये दोनों जिनके ऊपर हेलोजन लगा है, ऐसे आपके पास जो हेलोजन्स बनेंगे, ऐसे जो आपके पास हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। ठीक है, विसिनल डायब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक, क्लियर। जब आपके पास दोनों हेलोजन दो अल्टरनेटिव कार्बन पे लगे हों, दे आर दैट आर कॉल्ड एज द विसिनल डायहलाइड्स। ओके, विसिनल डायब्रोमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में आपने ब्रोमीन ऐड करवा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यू विल गेट विसिनल डायब्रोमाइड। ओके, और यही रिएक्शन यूज होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट में। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करते हैं हम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की टेस्टिंग करते हैं कि कंपाउंड जो आपके पास अननोन कंपाउंड लेते हैं, हम देखते हैं उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं। ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, ब्रोमीन Br2, तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हुआ तो ब्रोमीन जो है वो उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बन जाएगा जैसे इसमें हुआ। ठीक, और ब्रोमीन वाटर वैसे जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, बट अगर वो रिएक्ट कर गया गिवन कंपाउंड के साथ, रिएक्ट क्यों करा होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हुई होगी जैसे इसमें हुआ, एक ब्रोमीन यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे, तो ब्रोमीन हो जाएगा खत्म। जो आपने इसमें ब्रोमीन वाटर डाला उसमें का सारा ब्रोमीन जो है वो कर गया रिएक्ट इस कंपाउंड के साथ, क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, जिसकी वजह से ये वाले एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। इन एडिशन प्रोडक्ट का कलर तो ब्राउन नहीं ना होता। ठीक है, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है, बट ब्रोमीन जब एडिशन हो गई और ये वाला कंपाउंड बन गया, इसका कलर तो ब्राउन ब्राउन थोड़ी ना होगा। ठीक, तो इसलिए
जब आपका ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो गया किसी अननोन कंपाउंड में ब्रोमीन पाउडर डालने पे, इट मींस वो अननोन कंपाउंड जो है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, सी एलाइलिक हेलोजनेशन। एलाइलिक हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, इनसे जो नेक्स्ट ये थर्ड वाला कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक, अगर आपने हेलोजन यहाँ पे ऐड करना है, क्लियर, यहाँ पे ऐड कर दिया, उसको बोलेंगे एलाइलिक हेलोजनेशन, व्हेन यू ऐड हेलोजन टू दिस कार्बन। और उसके लिए जैसे ये रिएक्शन हुआ वैसे ही करना है, बट कंडीशनें थोड़ी सी चेंज करनी है। जैसे आपने ये वाला एल्कीन ले लिया, ओके, दिस एल्कीन इज टेकन, उसमें क्लोरीन ऐड करना है, आपने टेम्परेचर 773 केल्विन रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ये ना रखोगे तो एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, ये क्लोरीन ये यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये वाला रिएक्शन हो जाना जो हमने अभी पढ़ा। बट आप क्या चाहते हो कि क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर स्पेसिफिकली ऐड करना चाहते हो, एलाइलिक वाले कार्बन के ऊपर, तब आपको टेम्परेचर 773 केल्विन रखना है, देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलोजनेशन। सिमिलरली ब्रोमीन के केस में भी टेम्परेचर आपने ये रखना है। ओके, such reaction in which halogenation occur at the allylic position of the alkene are called as the allylic halogenation reaction. Okay, why addition product not obtained? इसके केस में addition product क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने reaction conditions नहीं addition वाले रखी। addition वाले में हीट नहीं देनी होती, तब क्या होता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड। अगर यहाँ पे क्लोरीन डाला होता तो एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें आप क्लोरीन ऐड कर देते CCl4 की प्रेजेंस में, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक यहाँ पे, मतलब क्या बनता है, CH डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। जैसे इसका नेम क्या है, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ओके, addition product formed at 773 Kelvin undergo dehydrohalogenation more rapidly than its formation while substitution is irreversible। मतलब इसके केस में क्या होता है, मैंने बोला था टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता, उसका रीजन है कि ये नहीं कि हाई टेम्परेचर पे ये वाला प्रोडक्ट बन नहीं रहा होता, ऐसे भी एडिशन हो रही है कि एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, और आपके पास प्रोडक्ट बन गया ऐसे वाला कुछ, ठीक है। बट होता क्या है, हाई टेम्परेचर की वजह से ये दोबारा से डीहेलोजेनाइज होके, हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड दोबारा टूट जाते हैं, ओके, और ये दोबारा से अल्कीन बन जाता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो सब्सटीट्यूशन है वो एलाइलिक वाली होती है, और एलाइलिक सब्सटीट्यूशन से ये ऐसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनकी डिकम्पोजिशन से दोबारा वो आपका रिएक्टर नहीं बन जाता। दैट्स वाई मैंने बोला था हाई टेम्परेचर is the key point to note here। Okay, now the last D, wait, D, from alkanes by a free radical halogenation। एल्कीन हमने हाइड्रोकार्बन से प्रेपरेशन करने सीख रहे थे ना हम, कि जो आपके पास हेलो एल्केन्स हैं उनकी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं बाय हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एल्कीन्स से कैसे कर सकते हैं और एल्काइंस से कैसे कर सकते हैं वो हमने पढ़ लिया। एल्केन्स से कैसे कर सकते हैं, उनकी फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करवा के, ठीक है। मतलब होगा क्या, जैसे मीथेन में आपने मीथेन और क्लोरीन को मिक्स किया और आपने सनलाइट डलवा दी उसके ऊपर, तो होगा क्या, एक एच की बजाय एक एच यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, और वो एच जो है वो क्लोरीन से जुड़ के HCl बना के बाय प्रोडक्ट बना के बाहर, ठीक है। अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले ली तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएं या 3 हाइड्रोजन निकल जाएं और 3 क्लोरीन जुड़ जाएं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन उतनी ही सब्सटीट्यूशन आपके पास हो जाएगी, मतलब मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकता है, डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकता है, ट्राइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं, टेट्राक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो इनमें से ये मतलब इसमें मिक्सचर बनता है, इसमें से आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बनता, मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर में सबसे ज्यादा कौन होगा, वो डिपेंड करता है कि क्लोरीन की अमाउंट आपने किस रेशो में ऐड करी है। अगर क्लोरीन बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट तो बहुत कम मिलेगा आपको, हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। ओके, क्लियर। तो इसके केस में तो आपके पास एक ही कार्बन था, बट अगर आपके पास मोर देन 1 कार्बन एटम वाले एल्कीन्स हों और
क्लोरीनेशन करवाओ, तो जैसे इसकी अगर मोनोक्लोरीनेशन ही करनी हो सिलेक्टिवली, ठीक, तो मोनोक्लोरीनेशन से हो सकता है क्लोरीन इस कार्बन पे ऐड हो सकता है क्लोरीन इस कार्बन पे ऐड हो, या इसके ऊपर ऐड हो, बट इसके ऊपर और इसके ऊपर ऐड होना मतलब एक ही बात है, क्योंकि तब यही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। तो मोनोक्लोरीनेशन से अगर होनी सिर्फ मोनोक्लोरीनेशन है और इसमें क्लोरीन आप ऐड करवा दो तो होगा क्या, या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बट जो आपका 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है और 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट माइनर होता है। 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट मतलब जिसमें हेलोजन उस कार्बन पे लगा है जो आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, और इसमें हेलोजन उस कार्बन के ऊपर लगा है जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री प्रोडक्ट, ये बनेगा 1 डिग्री प्रोडक्ट। ओके, क्लियर। तो इसमें इसमें भी मतलब आप इसका मैकेनिज्म नहीं हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और फ्री रेडिकल जो बनता है वो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल मेजर होता है। इसलिए आपके पास ये जो 2 डिग्री रेडिकल से जो आपका प्रोडक्ट बनता है ये वाला, ये मेन होता है। 55% ये बनेगा, 45% ये। अगर इसकी करवा दो तो देखो इसमें 28% ये बनेगा, 72% ये वाला बनेगा। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ओके, तो मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म इतना जरूरी नहीं है इसका। क्लियर। और ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करना सबसे इजी है, 3 डिग्री वाला सब्सटीट्यूट करना सबसे इजी है, 1 डिग्री वाला सबसे मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों में, इस एग्जांपल में यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कोई दोनों बन सकते हैं। तो 2 डिग्री वाला ज्यादा इसलिए बना क्योंकि 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ हाइड्रोजन लगाना ज्यादा इजी है एज कम्पेरिजन टू 1 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो आप करवा सकते हो ऐसे। क्या करना है, हाइड्रोकार्बन लेना है, उसमें क्लोरीन डाल के बस उसको सनलाइट में रख देना है। बट आयोडीनेशन नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आयोडीनेशन करवाओगे आप, जैसे मान लो आपने मिथेन और आयोडीन को मिक्स किया और सनलाइट में रख दिया, आपके पास प्रोडक्ट भी बन गया, मान लो ये वाला। लेट अस से कि मोनो सब्स्टिट्यूशन ही होनी है, तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट इसके साथ ये जो एच आई बना बैक रिएक्ट करके दोबारा से ये बना देता है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो आयोडीनेशन इतनी सिंपल नहीं होती ड्यू टू इट्स रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसमें तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना रिएक्शन, तब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। जो प्रोडक्ट है वो बैक रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं। तो आप क्या करेंगे, ली चार्टर प्रिंसिपल का यूज, ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी, और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और अगर आपने इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट रिमूव करना शुरू कर दोगे वैसे वैसे ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाती है। ये किसने बोला था, दिस इज द ली चैटलर प्रिंसिपल। ओके, when the product is going to start removed then the reaction will shift forward। तो आप क्या करते हो, for iodination oxidizing agent HiO3 also added in the mixture। तो हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन जिसकी हेलोजनेशन करवानी है, हेलोजन तो आपने साथ में मिक्स करना ही है, और इसमें साथ में आपने HiO3 या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिक्स कर देना है सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्यों कर देना है मिक्स, क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिक्स करोगे, जैसे ये वाला रिएक्शन हुआ, ठीक है, आयोडीनेशन, इसकी आयोडीनेशन हो गई, ये आपके पास ये बन गया मिथाइल आयोडाइड और एच बन गया। जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना है उसने ये इस एच के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देना है, जिससे ये एच खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर रिमूव होना शुरू हो गया तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तब आप आइडियल केन बना सकते हो इस मेथड से। ठीक है, जैसे एच के साथ ये जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है HiO3, ये रिएक्ट करके I2 और H2O बना देगा, जिससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ HI जो है वो होनी शुरू हो जाएगी, विच विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों डाला, टू डिस्ट्रॉय हाइड्रोजन आयोडाइड फाउंड। ओके, सिमिलरली अब आप फ्लोरिनेशन की बात करो, फ्लोरोल्कीन्स कैसे बनते हैं। हमने पीछे जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं उसमें फ्लोरिनेशन नहीं करवाई किसी में भी। ठीक, तो आप जैसे मान लो आपने ये बनाना है, मिथेन और फ्लोरीन को ऐड किया, मिथेन में फ्लोरीन को ऐड किया, ओके, सनलाइट डाली एंड यू विल गेट दिस। देखने में थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल लगता है बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर फ्लोरिनेशन प्योर F2 यूजिंग will occur the explosion।
मतलब ऐसे रिएक्शन नहीं हो सकती अगर दोनों को मिक्स करोगे, दैट विल कॉज एक्सप्लोजन। ओके, बिकॉज रीजन क्या है इसका, लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल को बहुत इजीली डिसोसिएट किया जा सकता है, एंड हाई फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप जो होगा जिसमें दो रेडिकल जुड़ते हैं और ये आपका फ्लोरोअल्केन बनेगा, इसकी हाई एनर्जी है, और फ्लोरीन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लो है। तो ये जो एनर्जी निकलेगी, निकलेगी बहुत ज़्यादा, चाहिए बहुत कम। तो ये जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर आएगी, जिससे एक्सप्लोजन हो सकती है। ओके, क्लियर। और ये जो एनर्जी एक्सेस बहुत ज़्यादा बाहर आएगी, ये एनर्जी एक्सप्लोजन हो सकती है। साथ में अगर मान लो आपने हाइड्रोकार्बन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन जो है वो आपका ज़्यादा बड़ी चेन हुआ, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देगी। मतलब मान लो आप चाहते थे कि प्रोपेन में फ्लोरीन ऐड करूं, ओके, और आप बनाना चाहते हो ये, ठीक, बट फ्लोरीनेशन के दौरान इतनी एनर्जी निकल रही है कि एनर्जी से ये वाले बॉन्ड टूट के ऐसा कुछ बन रहा है, तो आपके पास ये वाले प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे लाइक दिस। तो ये तो बहुत खतरे वाली बात है ना। ओके, क्लियर। मतलब आपको चाहिए ही फ्लोरोप्रोपेन है, टू फ्लोरोप्रोपेन, बट वैसे तो बनेगा नहीं, उससे तो क्या क्या बनेगा, छोटे हाइड्रोकार्बन चेन छोटी होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, सो इफ यू वांट टू कैरी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, अगर करनी भी है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, तो यू हैव टू डाइल्यूट द मिक्सचर विद द नाइट्रोजन और हीलियम गैस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कीन डालना है, ओके, साथ में फ्लोरिनेशन के लिए फ्लोरीन डाल लिया, और साथ में इसमें नाइट्रोजन गैस डाल के इसको डाइल्यूट कर लेना है, ताकि जो एक्सेस ऑफ हीट जो निकले वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ले, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वो यूज हीट ना हो और ना ही एक्सप्लोजन हो। ओके, या दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या है, ब्रोमो या क्लोरोअल्केन लो, उसके ब्रोमीन को फ्लोरीन से रिप्लेस करवा दो, और रिप्लेसिंग के लिए आप यूज कर सकते हो सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, लाइक दिस, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ब्रोमो या क्लोरो एल्केन लेके उसकी रिएक्शन करवा देनी है इनमें से किसी के साथ, तो होगा क्या, आपके पास फ्लोरोअल्केन बन जाएगा। ओके, एंड दिस इज द वेरी convenient method to prepare fluoroalkanes. Okay, now next type, जैसे आइडोल्केन और फ्लोरोअल्केन, इनके लिए स्पेशल मेथड ही लगते हैं बनाने के लिए। क्लोरो और ब्रोमो के लिए आपने तो बड़े सारे मेथड पढ़ लिए जो पीछे ये पढ़े सारे, वो क्लोरो और ब्रोमो के लिए मेजरली लगते हैं, बट आइडो और फ्लोरो को एक्सेप्शनली ही बनाना पड़ता है, जैसे फ्लोरो को स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाना पड़ा, वैसे ही अब हम देखेंगे आइडोल्केन्स को कैसे बना सकते हैं, दैट इज बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आता है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन आ सकता है, तो इसको याद रखना। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी क्लोरो या ब्रोमो अल्कीन लेके, जो कि आप किसी भी मेथड से बना सकते हो, जितने मेथड आप पीछे पढ़ चुके हो। ओके, अब बेसिकली वो सारे मेथड जो है मेजरली क्लोरो और ब्रोमो के लिए ही लगते हैं, आयोडो और फ्लोरो के लिए एक्सेप्शंस ही आती हैं हमेशा। कुछ एक मेथड आयोडो और फ्लोरो को भी बना देते हैं, क्लियर। अदरवाइज हमें आयोडो और फ्लोरो के लिए स्पेशल मेथड ही लगाने पड़ते हैं, जैसे आयोडोल्केन के लिए हम लगाते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम क्लोरो या ब्रोमो अल्केन लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड से इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एंड थोड़ा सा हीट करते हैं, तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाता है, लाइक दिस। ओके, और एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। और ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में बनती है जब बनती है, ठीक, बट इसमें एडवांटेज ये है कि NaCl जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। सिमिलरली अगर ये वाली रिएक्शन हो तो इसमें भी NaBr ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, क्यों, क्योंकि NaCl और NaBr जो है वो एसीटोन में लेस सॉलेबल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और आपके पास बढ़िया यील्ड बनती है आयोडोअल्केन की। नेक्स्ट है ये वाला मेथड जो है, दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमो एल्केन्स एंड क्लोरोअल्केन्स। ओके, दैट इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का मतलब होता है, जैसे ये आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका अगर हाइड्रोजन सिल्वर से रिप्लेस हो जाए, इसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड।
सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, क्लियर। तो आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे या क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन ब्रोमो अल्केन बनाना है कि क्लोरो अल्केन, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लेक्स करवाओगे, देन यू विल गेट व्हाट यू विल गेट वेट, यहाँ पे मेरे को ठीक करने दो, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पे इसको CH3CH2 ये लिखना है। ओके, तो जब आपने सिल्वर सॉल्ट लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोएट, उसको ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लक्स, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल गया। इनमें से एक ब्रोमीन सिल्वर से जुड़ गया और एक ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ गया, तो यू विल गेट इथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HBr। ओके, मतलब इनमें से अगर आपके पास जो सिल्वर सॉल्ट है फैटी एसिड का, उसका एक कार्बन कार्बोक्सिलिक वाला वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, क्लियर। बट अगर मान लो, मैंने जैसे बोला ब्रोमो अल्केन और क्लोरो अल्केन के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। अगर आपने आइडो अल्केन के लिए बनाना शुरू कर दिया, आइडो अल्केन में अल्केन के लिए ये रिएक्शन करवाया, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया, उसको आयोडीन से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लेक्स करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या, दो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आयोडीन से रिएक्ट करके एस्टर बना लेंगे, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgI। ओके, क्लियर। तो ये आइडो अल्केन के लिए मेथड नहीं है, सिर्फ ब्रोमो और फ्लोरो, ब्रोमो अल्केन और क्लोरो अल्केन के लिए है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हंस डाइकर रिएक्शन। ठीक है, बोरोडीन हंस डाइकर भी बोल सकते हो या हंस डाइकर रिएक्शन भी बोल सकते हो इस रिएक्शन को। बट अगर आयोडो अल्केन के लिए जब ये रिएक्शन करवाना शुरू करते हैं, तब आपके पास जो बनता है वो एस्टर बन जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग आयोडो अल्केन। ओके, you get ester। Okay, okay, and this reaction is called as the Birnbaum-Simnoni reaction। Okay, clear। And in the next video we will discuss methods of preparation of haloarenes। haloarenes की preparation के method discuss करेंगे हम next video में। आज हमने करा कि हेलो एल्केन्स की preparation कैसे करते हैं। इनमें जितने भी नेम रिएक्शन आए हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, क्लियर। एज सच भी पेपर में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट, थैंक यू।